ये करना है क्या? चलो हेलो हेलो, ठीक है। देखो, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पर उसका थोड़ा सा बोरिंग वाला है। परेशान तो जाओ पीछे। रुक जाओ अभी। इधर इधर बेटा, इधर बगल पड़ोसी के बोल, इधर भाई, इधर आ जा। हाँ, एनसीईआरटी मत खोलो, एनसीईआरटी में चैप्टर है ही नहीं ये वाला, सिर्फ फ्रॉग दे रखा है। समझ गए ना? कॉकरोच हाँ पुरानी वाली में है, कॉकरोच और टिश्यू पुरानी वाली में है, पर उसको डिटेल में नहीं पढ़ना। मैं बता दूं, कॉकरोच और टिश्यू को जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा मत पढ़ना, जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? पर पढ़ना है क्योंकि उसमें पीडीएफ में इन्होंने सिलेबस में अपडेट कर रखा है। इस साल भी क्वेश्चन आए थे, री में भी क्वेश्चन आए थे, और इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी है। जब तक कि नया सिलेबस अपडेट नहीं कर देते लास्ट टाइम तक, तब तक हमें इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तुम कचरियां पकाते हो जैसे सब्जी मंडी में चलता है, ये क्या है? इसको कनपट्टे में पड़ेगा, समझ में आया? कहाँ खोए रहते हो? इधर आ जाओ बेटा, इधर पीछे, बाल हेयर इधर। अब सारे बैठ जाओ शांति से। तुम मैच्योर हो गए हो भाई, कभी भी मैच्योर हो? मैच्योर हो या नहीं? फिर टैडपोल तो नहीं हो ना? मेटामॉर्फोसिस हो चुकी है ना? हाँ या ना? तो यार अब सीरियस हो जाओ। ये पहला चैप्टर स्टार्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें समरी होती है सबकी, है ना? मतलब समझना होता है कि एक्चुअल में क्या है, क्या रहा, कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है? चलो, आजा आजा बेटा, आजा। अब तुम देखो, तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है, ठीक है? अब तुम सीरियस रहो, तो मैं चीजें स्टार्ट कर पाऊंगा, और तुम्हारे दिमाग में कोशिश करूंगा याद करा दूं, ठीक है? मतलब मेरी कोशिश रहती है तुम यहां से जाने के बाद जूलॉजी तो ना पढ़ो, समझ रहे हो? कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, जूलॉजी ना पढ़ो, क्योंकि मेरे हाथ में जूलॉजी है। ऐसी बॉटनी वाले सर सोचते हैं कि बॉटनी ना पढ़े बच्चा। कम कर दूं, ठीक है? तो अभी मैं अपने सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं कि जूलॉजी घर जाके ना पढ़ो। वो पॉसिबल कब है? एकदम एकदम पूरा ध्यान से यही याद करनी है, और मैं पूछूंगा एग्जाम्पल। और सुनो पीछे, पड़ोसी को बोल, अभी टिश्यू करा करके, एपिथेलियल टिश्यू एक बार में खड़े करके पूरा पूछूंगा, एपिथेलियल टिश्यू विद एग्जाम्पल। अब तुम देख लो, और नहीं बता पाओगे हम मुर्गा बनोगे। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आ जाओ, ठीक है? सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे, सुनो, इस पूरे चैप्टर को दो 5 लेक्चर में डिवाइड किया है मैंने। मुश्किल है पर किया है मैंने, ठीक है? देखता हूं कर पाता हूं नहीं कर पाता। 6 लगता है, पर मैं 5 में खत्म करूंगा, ठीक है? और मैं कर लूंगा, मुझे पता है कर लूंगा मैं, ठीक है? अब सुनो, सुनो तो सही भाई, तुम ऐसा करोगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर फ्रॉक छूट जाएगा तुम्हारा, और मैं फ्रॉक करा के ही जाना चाह रहा हूं। अब सुनो, सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू की, और एनिमल टिश्यू में 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। पहले में कराऊंगा एपिथेलियल, और दूसरे में कराऊंगा पूरा का पूरा कनेक्टिव। क्लियर है? नर्वस और मस्कुलर हम ऑलरेडी वहां इंक्लूड करा चुके हैं, कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल, है ना? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे इसके अलावा फ्रॉग और कॉकरोच। फ्रॉग एक लेक्चर का ही है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन सेट करा दूंगा। कॉकरोच थोड़ा सा समझने का है, तो मैं 2 लेक्चर का प्रॉपर लूंगा, प्रॉपर 2 लेक्चर लूंगा, ठीक है? मुझसे पहले क्लास किसकी होती है? कल भी है? ओके, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट का बस बच्चों को ब्रेक दें, मतलब पहले छोड़ दें तो 5 मिनट का ब्रेक मिल जाए। आज मैं आया था तो टैक्सी मेरी, मतलब लास्ट क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं टैक्सी वाले।
जैसे 15 मिनट वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे जब अब तो आगे आ गया पहुंचने वाला, बस कैंसिल। अब भाई अब फिर से कहानी वो चालू होगी फिर से, समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ यही गड़बड़ है और कहीं नहीं है, और इंडिया में कहीं नहीं होता, यही होता है, ठीक है। बिहार नहीं, अब पता नहीं उनको एक्चुअल में वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। रूल्स फॉलो का मतलब है आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसको पूरा करो ना। अब जैसे दूसरा सवारी मिलेगा कट करके कैंसिल, ठीक है। तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल से मैं और कोशिश करूंगा, ठीक है। शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी उठ करके यहाँ थोड़ा जल्दी आकर के यहीं ऑफिस में काम कर लूंगा, ठीक है। मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए पूरा, मतलब जैसे 10:15 में तुम्हारी क्लास छूटती है, अगर मान लो बीटी ने खींच ली पूरी पूरी, 5 मिनट ब्रेक लेके बस सफिशिएंट है ना। चलो ठीक है, बस ऐसे कर लेंगे धीरे धीरे। अब दिसंबर आ रहा है ना, तो हर टीचर को ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं फिर भी कंफर्ट हूँ, मैं फिर भी कंफर्ट हूँ, ठीक है। कोई नहीं, अब ये कोई नहीं आ रहे हैं, आजा आजा, इसको आना है भाई, आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल। तो एपिथेलियल में बेसिक डेफिनेशन आती है टिश्यू की। क्वेश्चन डेफिनेशन से नहीं आता, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन जो बनता है वो एग्जाम्पल से बनता है, और एग्जाम्पल मैं पूछूंगा, ठीक है। भाई टिश्यू होते क्या है, हम छोटे से पढ़े थे 10th 9th 10th में भी, कि भाई कोशिकाओं का वो समूह, ग्रुप ऑफ सेल विच सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में सारे के सारे समान हो, परफॉर्म सेम फंक्शन, जो एक जैसा मिलकर के एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, समझ रहे हो। और इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन दैम, और उन कोशिकाओं के मध्य जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, कोशिकाओं के बीच मिलने वाला सब्सटेंस, उन सबको मिला दिया जाए, उस पूरे समूह को मिला दिया जाए, तो उस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू, ऊतक। पर पुरानी किताबों के अंदर ऑरिजन भी लिख रखा है, तो आगे जाकर के लेटेस्ट देखोगे तो ऑरिजन में भिन्नताएं मिल सकती हैं, ठीक है। पर समूह एक जैसा होना चाहिए, आप समझ रहे हो। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से चालू हुआ था, ऑरिफेरा से, सिलेंड्रेटा से, ऑरिफेरा या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो अभी एनिमल किंगडम में क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं बेटा, ये कोशिकाओं का एक समूह है, समूह समझ रहे हो ना, ग्रुप, ये कोशिकाओं का एक समूह है। मैं सिंपल एक डायग्राम ऐसे खींच देता हूं हमेशा, कोशिकाओं का एक समूह है, समझना। अगर इस ग्रुप की मैं बात करूं तो ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर में, फंक्शन में सिमिलर होता है, और इनके बीच में कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी भरा होता है। ये सब्सटेंस एपिथेलियल टिश्यू में न के बराबर होता है, न के बराबर, ऑलमोस्ट एब्सेंट, नेग्लिजिबल इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस समूह को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटर cellular substance, it is a group of cell, group of cells, ठीक है। इसको क्या बोलने वाले हो पूरे ग्रुप को, टिश्यू, जो किसमें सेम है, ठीक है, ठीक है, सब्सटेंस मल्टीसेलुलर, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इन, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर सेल का मतलब एक जैसा, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलने वाले हैं, टिश्यू। बस अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो यहां दो ही पढ़ाने वाला हूं, एपिथेलियल और कनेक्टिव, क्लियर है। तो पहले एपिथेलियल कराऊंगा, फिर कनेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। मस्कुलर और नर्वस में करा चुका हूं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं। एपी मतलब क्या होता है, अपॉन, थीलियम मतलब क्या होता है, ग्रोथ या कवरिंग। ऐसे टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर, ठीक है, मानो एक, ठीक है, कोई कैविटी है, ठीक है, कुछ ट्रैक समझ लो, इसके ऊपर पूरी सरफेस पर जो ग्रोथ कर रहे हैं, या अंदर हॉलो कैविटी, या अंदर समझो हॉलो स्पेस है, उसके अंदर लाइनिंग बना रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, एपिथेलियल टिश्यू। तो जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, उनका इंटरनल लाइनिंग बनाने का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। बॉडी के जितने भी ऑर्गन की आउटर लेयर कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू। जितने भी होलो ट्रैक हैं, होलो ट्रैक, जैसे गट हो गई, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इंटरनल लाइनिंग कौन बना रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां, ग्लैंड्स आल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। ये एक लौते टिश्यू है, समझ, जिनके पास डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती, एवेस्कुलर होते हैं, समझ रहे हो। और सोचो एवेस्कुलर टिश्यू है, एवेस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स वहां पर नहीं मिलते। सर ऐसा तो नहीं हो सकता, हम कट करते हैं तो खून निकलता है, ठीक है, ऐसा कैसे हो जाएगा। क्योंकि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, ठीक है, इनमें लेयर्स होते हैं, मल्टी लेयर्स, समझ रहे हो। अगर मैं बात करता हूं, जब कट करते हो,
कट अब ऐसा करते हो कि वो एपिथेलियल टिश्यू कटे तो खून नहीं निकलेगा, पर जैसे ही वो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, या अपनी स्किन की मैं बात करूं तो स्किन की ऊपर की लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, नीचे की लेयर को बोलते हैं डर्मिस। डर्मिस वेस्कुलर होती है, एपिडर्मिस एवेस्कुलर होती है, समझना मेरी बात। तो एपिडर्मिस तक जब तक कट लगेगा खून नहीं निकलेगा, जैसे डर्मिस को टच कर गया खून निकलना चालू हो जाएगा। खून निकल रहा है मतलब डर्मिस तक कहानी पहुंच गई है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है क्या बेटा? डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। एपिडर्मिस का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, डर्मिस का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। समझ रहे हो ना? इसके अलावा अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करता हूं, तंत्रिकाओं की बात करता हूं, सेंसरी सेल की बात करता हूं, ये एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, जो सेंसेशन का आभास कराते हैं। टच किया पता चला, समझ में आया नहीं आया? अब सोचो एक ऐसा टिश्यू जिसमें एवेस्कुलर है पर रीजनरेशन पावर बहुत हाई होती है, ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई? एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होते हुए भी हाई रीजनरेशन पावर रखते हैं। यस, क्यों? क्योंकि सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू एक नॉन सेलुलर लेयर पर रखे होते हैं, जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर का मतलब वो सेल से मिलकर के नहीं बनती। वो किससे मिलकर बनती है? एक तरीके से मानो जैसे घास का एक जाल है, घास समझते हो? घास जैसे हम कूलर में देखा होगा, घास की वो लगाते हैं एक लेयर, ठीक है, खसखस की कहते हैं उसको। बस ऐसा ही है, खसखस जैसा। कूलर तो समझते हो ना, कूलर में ठीक है घास की लेयर लगाते हैं। कूलर सबके पास देखा होगा सबने, हाँ? नहीं देखा? एसी में रहा है शुरू से? अरे कूलर तो सब जानते हैं, पंखे वाले भी कूलर लगाना जानते हैं आज की डेट में, ठीक है? गर्मी में कूलर सब लगा लेते हैं। घास की एक लेयर होती है खसखस की, सेम ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और घास की लेयर में तो पानी डालो, पानी नीचे नहीं निकल आएगा, हाँ या ना? ऐसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वहां से ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं तेजी से डिफ्यूज होकर कहां पहुंचते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के पास। तो एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रखे होते हैं। समझ में आ गया बेसिक बात? ये बेसिक समझने वाली बात बता रहा हूँ। लिखने वाले पॉइंट तो 4 पॉइंट 2 मिनट में खत्म करता हूँ, ठीक है? पर समझाना भी है। तो आप समझना, एपी मतलब क्या होता है? अपॉन एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू एपी मतलब अपॉन, एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब, थीलियम मतलब ग्रोथ भी होता है, लेयर भी होता है एक्सेट्रा, पर यहाँ ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ऐसे टिश्यू जो दूसरे टिश्यू की सरफेस पर क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, लाइनिंग बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है? अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात, दिस टिश्यू हैज द फ्री सरफेस। इन टिश्यू की क्या होगी? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस में बाहरी सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? फ्री सरफेस, ठीक है? जो किसको फेस करती है? या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी, बाहर बॉडी फ्लूइड होगा, या इन्वायरमेंट को फेस करेगी, क्योंकि बाहर हमारी इन्वायरमेंट है स्किन के चारों तरफ, ठीक है? तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं? ये कवरिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कवरिंग बना रहे हैं, या इंटरनल लाइनिंग ऑफ, ठीक है, सम पार्ट। उन पार्ट के अंदर आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑर्गन भी हो सकते हैं, हॉलो ट्रैक भी हो सकते हैं। ट्रैक समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब बॉडी के जो भी ऑर्गन है वो उनकी आउटर लाइनिंग और हॉलो ट्रैक की इंटरनल लाइनिंग यही बनाते हैं। आई या नहीं आई? also gland also formed by epithelial tissue, ठीक है? gland also formed by epithelial tissue, glands also formed by epithelial tissue। बस ये एक लाइन ऐड कर लेना, ठीक है? अगर मैं इनकी बात करूं, ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी यहां पर इंटरसेलुलर सबस्टेंस न के बराबर होता है, न के बराबर। ये अकेले लौते टिश्यू है जिसमें इंटरसेलुलर सबस्टेंस न के बराबर होता है, बहुत लिटिल, बहुत कम, ठीक है? 2-3 पॉइंट और ऐड कर लेना इसके अंदर। ये एनसीईआरटी की लाइनें थी। अब जो एडिशनल पॉइंट बन सकते हैं वो मैं बता देता हूं। एडिशनल पॉइंट में इनमें हाई रीजनरेशन पावर होती है, ए वेस्कुलर होते हैं, ए वेस्कुलर है, हाई रीजनरेशन, हाई रीजनरेशन पावर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं पर नर्व्स आर प्रेजेंट, नर्व आर प्रेजेंट।
प्रेजेंट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बस बेसिक सी दो चार पॉइंट याद रहते हैं तो सारे कंसेप्ट क्लियर रहते हैं यार। एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब ग्रोथ। ऐसे टिश्यू जो दूसरे टिश्यू ऑर्गन ट्रैक की सरफेस पर बाहर या अंदर से लाइनिंग बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। कहाँ होते हैं? बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी हॉलो ट्रैक होते हैं, उनकी आउटर इनर लेयर इनसे मिलकर बनती है। क्या ग्लैंड भी इनसे बनती है? यस, ग्लैंड भी इनसे बनती है। क्या एवेस्कुलर होते हैं? यस, एवेस्कुलर होते हैं। एवेस्कुलर क्यों होते हैं? क्योंकि डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड इनके नीचे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है। समझ रहे हो? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, पर नर्व इनके पास होते हैं और रीजनरेशन पावर हाई होती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इंटरसेलुलर सबस्टेंस मैट्रिक्स एक लौते टिश्यू है जिनमें न के बराबर, नेग्लिजिबल, बहुत लिटिल लिटिल एनसीईआरटी बोल रही है, सुबह सुबह नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, समझ में आई नहीं है? हाँ हाँ, क्या बेटा? यस, न्यूरॉन्स है तो सेंसेशन होगा। यस, हाई रीजनरेशन पावर होती है। कट जाते हो, जुड़ जाते हो, ठीक है? समझ रहे हो? चोट लग जाती है, सही हो जाती है। हाँ है ना? ठीक है, लास्ट वार्निंग। खूब खा के आएगा डट के, कैंटीन का ना, उसका मैस का तगड़ा ब्रेकफास्ट दिया होगा उसने आज। हाँ, बासी खाओगे तो भी गड़बड़ होगा और ज्यादा खाओगे तो भी गड़बड़ होगा। सुबह के टाइम फल खाओ, सीड खाओ, भीगे हुए सीड, समझ रहे हो ना? बादाम खाओ, अखरोट खाओ, ये खाओ, बढ़िया चीजें खाओ। आ जाओ, याद है? कोई डाउट? नॉन सेलुलर, सेल से मिलकर नहीं बनती होती। नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल से मिलकर के नहीं बनती। कोई डाउट? यस, ऑल ग्लैंड, बताने वाला हूं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू अभी वहीं आ रहे हैं। यहां तक आगे बढ़े तो ये एनसीईआरटी लाइन मत लिखा करो, वो छोड़ा करो जगह थोड़ी सी। हाँ, जो मैं एडिशनल पॉइंट लिखाता हूँ वो लिखो। एनसीईआरटी की कुछ लाइनें जगह छोड़ दिया करो, एनसीईआरटी से लिख लिया करो। ये पीपीटी तुम्हें मिल ही जाती है ना? चलो, नीचे के 4 पॉइंट लिख लो। हाँ हाँ बेटा बोल। एक ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सेल से मिलकर के नहीं बनी होती, उसको नॉन सेलुलर बोलते हैं। जैसे मान लो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, कहां गया? ठीक है, ये सेल से मिलके नहीं बनी, ये किससे मिलके बनी है? प्रोटीन के फाइबर, कोलेजन प्रोटीन, लासिन प्रोटीन, ये नेटवर्क जाल नहीं आया क्या? इनसे मिलके बनी है। ठीक है, और भी इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन इसके अंदर फंसे होते हैं। समझ रहे? ये क्या बेटा? क्या? जोर से बोल। अरे नाप थोड़ी ना तो याद रखना है, लेस देन 1 mm बेटा। वहां या जहां मैं बताऊंगा वहां बताऊंगा, ठीक है? तू टेंशन क्यों कर रहा है? इसके ऊपर क्या लगे होंगे? एपिथेलियल। समझ रहे हो? सिंगल लेयर भी हो सकते हैं, मल्टी लेयर भी हो सकते हैं। आई आई और इनके नीचे क्या होंगे? इनके नीचे, जस्ट नीचे क्या होंगे? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू हाईली वैस्कुलर होते हैं। भर भर के ब्लड वेसल्स कहाँ होंगे? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब तुम डायग्राम मत बनाना चालू कर देना, ये तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं जैसे उसने पूछा ना। ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जिनमें ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो कर रहा है और न्यूट्रिएंट यहां डायरेक्टली डिफ्यूजन से इनको मिल जाते हैं। आई या नहीं आई? आई। तो ये तो हो गया हमारा एपिथेलियल। एपिथेलियल। ये बीच वाला क्या हो गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट क्या हो गया? कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। बहुत बढ़िया, ठीक है। बस अब समझ में आई नहीं आई?
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है पूरी बॉडी के अंदर। सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो सेल से मिलकर नहीं बनी होती है, जो प्रोटीन फाइबर इनसे मिलकर बनी होती है। सिंपल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। कोशिश करियो यही याद हो जाए, ठीक है। अब बस स्टार्ट कर रहा हूँ याद करने वाला पार्ट, एग्जांपल पर आ रहा हूँ। तो एपिथेलियल टिश्यू भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो एक लेयर के मिलने से बनते हैं, एक ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो कई लेयर के मिलने से बनते हैं। जो एक लेयर के मिलने से बनेगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो कई लेयर के मिलने से बनेंगे कंपाउंड। भाई नेचर ने कंपाउंड क्यों बनाए? नेचर जानती थी ये मनुष्य दुष्ट है, गिरेगा कूदेगा तो चोट लगेगी, तो एक लेयर फट जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, मर जाएगा, तो कई लेयर बनाओ। नहीं आया क्या? और ये चाउमीन खाएगा, बर्गर खाएगा, तेजाब खाएगा, समोसा खाएगा, तो अगर माउथ में एक लेयर होगी तो फट जाएगी। चाउमीन में तो एसिड होता है भाई, समझ रहे हो? तो एक दो लेयर हट भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आया क्या? तो भगवान ने सोच समझ करके बॉडी में कई जगह मल्टी लेयर बनाए, पर कई जगह मजबूरी थी एक ही लेयर बनानी है। जहां पर डिफ्यूजन होना है, जहां फिल्ट्रेशन होना है, जहां एब्जॉर्प्शन होना है। नहीं आया क्या? तो वहां मल्टी लेयर से काम हो सकता था? नहीं। तो नेचर को एक लेयर बनाई, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, समझ रहे हो, एब्जॉर्प्शन, ये सब कहां से होगा? एक लेयर से। जहां प्रोटेक्शन की बात आएगी, मल्टी लेयर। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो नेचर ने क्या बनाए? दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू बनाए। एक तो किसके लिए? किसके लिए? सुन सुन, कोई जो आवाज आए वो आवाज मैं बोल दूंगा बीच में से। कोई गधा बोलेगा, गधा, ध्यान ही नहीं तेरा मैं बोल क्या रहा हूं मैं। तू बात बतिया ले पहले उससे, कमर सीधी करके बैठा कर बेटा। आज तो मैं दो बातें ध्यान रख रहा हूं। जिंदगी में अगर अपने पोस्चर पर ध्यान रखोगे तो बैक की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो बैठने का पोस्चर बता रहा हूं, पंजे कभी टेढ़े करके चलोगे ना, चलने में पंजा तुम्हारा टेढ़ा हो रहा है इस तरीके से, हल्का भी टेढ़ा हो रहा है, तुम्हारी बहुत जल्दी 40 साल क्रॉस करते ही बैक की प्रॉब्लम आने वाली है। पंजा सीधा रखा करो, चलने में पंजा में से कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट, सीधा, ठीक है। अगर टेढ़ा किसी का जा रहा है तो भाई सुधर जाओ, नहीं तो मामला बिगड़ने वाला है बहुत जल्दी। हाँ तो बस कोशिश कर लो, अपना देख पहले तू, ठीक है, समझ रहे हो? पहले तू अपना देख, वो तो अपना आप कर लेगा, ठीक है। अपना अपना फोकस करो तो अपने आप सब सही हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो, अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के बताए थे? दो। समझ में आ गया? चलो, तो भाई दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं। ये दो बातें बताइए, ध्यान रखना, आज के ज्ञान की बात है, रोज कोई ना कोई ज्ञान देके जाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऊपर वाली क्लास में तो उन्होंने एक नाम ही रख दिया है तरुण सर ने, अजीब सा नाम, ठीक है, समझ रहे हो? अब मैं बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं लाओ ज्ञान दे दूं थोड़ा सा, ठीक है। मैं एक्चुअल में मतलब मैं सबको भी, तरुण सर को भी, सर्वेश सर को भी, सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता रहता हूँ, ठीक है। तो लोगों ने मुझे लगा रख दिया नाम, ऊपर क्लास में बच्चों ने बोला नहीं, हाँ टीचर दे रहा है, तभी तो मैं, ठीक है भाई रख दिया है तो कम से कम फॉलो तो करो यार, नाम तो सुनो। चलो अब नाम छोड़ो, बस ये दो बातें ध्यान रखना जो बताई हैं। क्या क्या? पैर पोस्चर ध्यान रखना है, झुक के नहीं पढ़ना है, और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कमर करके नहीं बैठना है। समझ में आया? हाँ, स्ट्रेट बॉन्ड, बस। हाँ क्या बेटा? चलो आ जाओ। तो अब मैं डिवाइड, अब एकदम एकदम अब स्पीड रखना लिखने की, गाड़ी आ चुकी है ट्रैक पर। अब दो टाइप के समझा चुका हूं, पहले तो लिखूंगा मैं सिंपल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इधर क्या लिखूंगा? कंपाउंड। सिंपल मतलब क्या हो गया? सिंगल लेयर। कंपाउंड क्या हो गया? मल्टी लेयर। सिंगल लेयर लिखो मेरे साथ साथ, सिंगल लेयर। अच्छा सिंगल लेयर, सिंगल जैसे एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं मैं, ओल्ड एनसीईआरटी लिखती है कि सिंगल लेयर मेनली कहां होते हैं? सिंगल लेयर कहां होते हैं? जैसे लाइनिंग ऑफ डक्ट, टिब्यूल, समझ रहे हो? और डक्ट, टिब्यूल और
ठीक है। आप ऑर्गन भी लिख सकते हो, जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी लाइनिंग में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। या आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन, ये एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। लाइनिंग ऑफ डक्ट एंड ट्यूब्यूल, किसके लिए, क्या पर्पस है इनका, क्यों होते हैं सिंगल लेयर, क्यों होते हैं, डिफ्यूजन, फॉर डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, ये सब एक लेयर की वजह से ही हो पा रहे हैं। जबकि कंपाउंड की बात करूंगा तो कंपाउंड का काम क्या है, प्रोटेक्शन, क्या काम है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, चाहो अगेंस्ट केमिकल, यस एनसीईआरटी की लाइन केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, तो इसमें अगेंस्ट क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये हो गया कंपाउंड और सिंपल में डिफरेंस। अब मैं पहले सिंपल लेके चलूंगा, फिर कंपाउंड बाद में लेके चलूंगा। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, हाँ बेटा, ट्यूब्यूल्स तूने मेमोरी ग्लैंड नहीं पढ़े, मैंने पढ़ाए थे। डक्ट ट्यूब्यूल्स, जो साइज का अंतर होता है, ठीक है, थोड़ा छोटे हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल बोल दोगे आगे जाके थोड़े बड़े हो गए, डक्ट बन गए। लाइनिंग का मतलब है लेयर, आस्तरित होना। जैसे बोतल के अंदर एक लाइनिंग बना लूं, आस्तरण कर लूं, तो इंटरनल लाइनिंग बोलते हैं उसको। ये हिंदी वाले बच्चों ने सिखाया मुझे आस्तरित होना, मैं सीखा बच्चों से ही हूं मैं हिंदी, मतलब सीख कर से रोज सिखाते थे। नहीं सर इसको ये लिखाओ, मैं ठीक है ये लिखाते हैं। हाँ आगे चल रहा हूं, अब एक एक करके उठा रहे हैं। अच्छा ये एनसीईआरटी का डायग्राम तो देख ही लो, ठीक है, दे रखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी बोल रही है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सिंपल स्क्वैमस, ये कैसे हैं, फ्लैटेंड टाइल लाइक सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूब जैसे, क्यूब लाइक, नहीं आया क्या, क्यूब लाइक। तो वो फ्लैटेंड टाइल लाइक जो होते हैं ना, इसको पेवमेंट बोलते हैं। पेवमेंट का मतलब ही होता है फ्लैटेंड टाइल जैसे, चपटे। क्यूब जैसे सिंपल क्यूबॉइडल, और कॉलम जैसे कॉल्यूमनार, सिंपल कॉल्यूमनार, पर कई सिंपल कॉल्यूमनार ऐसे भी होते हैं जिनकी फ्री सरफेस पर क्या नजर आ रहे हैं आपको, सीलिया। तो क्या बोलेंगे, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। ये बस एनसीईआरटी डायग्राम पहचान में आना चाहिए क्या कह रहा है, बस और कुछ भी नहीं। अब कहानी चलती है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब यहां से कहानी याद करने वाली चालू होगी, मैं पूछने वाला कहानी चालू होगी। तो अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में एक एक करके उठाऊंगा। सिंपल ए है और बी हमने कंपाउंड को रखा है। अब ए में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं तो इनका हमने एक नाम और रखा है, हमने नहीं मिला एनसीईआरटी ने, इनको क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं इनको, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। इट इज आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। पेवमेंट का मतलब एनसीईआरटी के लिख रही है फ्लैटेंड,
टाइल लाइक, पेवमेंट का मतलब ही होता है फ्लैटेन टाइल लाइक। फ्लैटेन टाइल लाइक। अच्छा, सिंपल स्क्वैमस, बिल्कुल पतले चपटे टाइल जैसे होंगे, तो इनका फंक्शन एनसीईआरटी एक ही लिख रही है, क्या फंक्शन होता है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। तो पोजीशन पे क्वेश्चन आएगा तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, आपको बेस पता है, समझ रहे हो, उसकी नर पता है, जहां डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होगा वहां ये पाए जाएंगे, समझ रहे हो। तो आपसे कहूं कि बेटा बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन कहां हो रहा है? एल्वुलाई ऑफ लंग्स, रेस्पिरेटरी जोन, याद आ गया। तो कौन से एपिथेलियल टिश्यू होंगे? सिंपल, उसके याद करने की जरूरत है? जरूरत है याद करने की। मैं तुमसे कहूं कि बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताओ कहां पर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होगा? आप समझ में आया? फिल्ट्रेशन कर रहा हूं, वुमेन्स कैप्सूल में हो रहा है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमेबल है, याद आया? तो भाई सर दो जगह होगा, वुमेन्स कैप्सूल और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसके अलावा सब जगह क्यूबिडल देखने को मिलते हैं, याद करने की जरूरत है। तुमसे कहूं कि बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है? आप लगाओगे हार्ट में होता नहीं है, आर्टरी में होता नहीं है, वेन में होता नहीं है, कैपिलरी, चाहे वो ब्लड कैपिलरी हो, लिम्फ कैपिलरी हो, याद करने की जरूरत है क्या? आप बताओ। या बॉडी के अंदर कैविटीज होते हैं, इसको मीजोथीलियम बोलते हैं, ठीक है, बॉडी कैविटीज मीजोथीलियम, समझ रहे हो मेरी बात? जो ऑर्गन के अराउंड भी होती हैं, समझ रहे हो, उसी के फॉर्म्स होती हैं, जैसे पेरिकार्डियम, प्लूरल, ठीक है, समझ रहे हो ना, जो किसकी कवरिंग बना रही है, पर अक्सर कर मीजोथीलियम हमारे बॉडी की इंटरनल लेयर को बोलते हैं वैसे तो, पर उसी की एक फॉर्म है, समझ रहे हो। पेरिकार्डियम, याद आया? प्लूरल, याद आया? ठीक है, या विसरल, विसरा नीचे वाली आ गई, प्लूरल लंग्स की आ गई, पेरिकार्डियम हार्ट की आ गई, हार्ट की पेरिकार्डियम, प्लूरल इसकी आ गई, और विसरा हमारे बॉडी की इंटरनल वाली आ गई पूरी की पूरी, जो हर ऑर्गन, समझ रहे हो, के अराउंड है, हर ऑर्गन के अराउंड है, आई या नहीं आई? इसको मीजोथीलियम बोलते हैं। तो चार एग्जांपल नहीं याद कर पाओगे? सिंपल, ठीक है, बस मैं तुम्हें जो पूछूंगा वो एग्जांपल, बस एग्जांपल पर ही क्वेश्चन आता है, इतनी बात याद रखनी है, और इसके बाद एग्जांपल, बिल्कुल लिमिटेड लिखा रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट लिखा रहा हूं, उसके बाद कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। कहां मिलेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बताई थी हमने? रेस्पिरेटरी करते हैं, एल्वुलाई ऑफ लंग्स, एल्वुलाई ऑफ लंग्स। एक्सक्रीटरी में बताओ, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल प्लस डिसेंडिंग, या थिन भी लिख सकते हो, थिन लूप ऑफ हैनेले। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, जरा और बताऊं, सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊं, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ में भी होती है, लिम्फ कैपिलरी। और एक और बताई थी मैंने, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। चाहो तो नॉलेज के लिए, पूछा नहीं जाता, नॉलेज के लिए, जैसे पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल, प्लूरल, प्लूरल, जैसे विसरल, ये तीन एग्जांपल्स के बड़े अच्छे एग्जांपल हैं मीजोथीलियम के। ये चार के चार पूछूंगा अभी मैं, बस चार एग्जांपल लिखा है। मेन काम क्या है? डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन, एनसीईआरटी का काम है। कहा भाई, इनको पेवमेंट भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। काम क्या करते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, सारे सिस्टम पढ़ा चुका हूं मैं, अभी तीनों हो जाए फिर पूछूंगा मैं, ठीक है। अब बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस के बाद सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल। काम क्या करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी?
कौन था प्रोटेक्शन वाला? तू बहुत पिटेगा बेटा, तू अभी यही नहीं है। प्रोटेक्शन मैंने कहा सिंपल में लिखाया था, कंपाउंड में लिखाया था? कंपाउंड तो पढ़ा ही नहीं था मैं अभी। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? मैं कितना अच्छे से क्लियर करा करा के चल रहा हूँ, उसके बाद कंफ्यूजन हो रहा है। अभी तो सिंपल चल रहा है भाई। ए सिंपल, बी कराऊंगा कंपाउंड, ए के 1 2 3, 1 के अंदर सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉल्यूमिनर। आगे सिंपल लिख रहा हूँ तेरे से बच्चों के लिए, जैसे इन बच्चों को ये कंफ्यूजन ना आ जाए सिंपल चल रही है क्यूबोइडल चल रही है। कौन सी चल रही है? सिंपल माने, सिंपल माने क्या काम करेगी सिंगल लेयर? क्या काम करती है सिंगल लेयर? क्या काम करती है सिंगल लेयर? एब्जॉर्प्शन। ठीक। अवेयरनेस, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसके बदले में। आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, अच्छा ग्लैंडुलर कहां से आ गया अभी? हाँ, अब आ गया। जाओ, अब हम बात करेंगे, समझना बेटा आप पूरा ध्यान से, ठीक है? अभी हमने किसकी बात की है? सिंपल। अब किसके सिंपल? आगे किसकी बात करें? सिंपल क्यूबॉइडल। तो बी डालो, सिंपल क्यू, नहीं सॉरी सेकंड, सिंपल क्यूबॉइडल। भाई इतनी छींक कौन रहा है? जुकाम हो गया है? अब सीधे उसने उठा के एसी पे ब्लेम डाल दिया। चलो एंटी इंफ्लेमेटरी खा लो। तुझे भी ठंड लग रही है वहां पर एसी की? चलो तू उसको इधर बिठा दे, उसको उधर, तू उधर बैठ दे। तुम सब कमजोर हो, तुम एसी। एक काम करो, तुम लोगों को पीछे बैठा दो, लड़कों को आगे बैठा दो, चलेगा क्या? है? तो शांति से बैठो फिर। अगर अब गड़बड़ की, वो पीछे हुए आगे आ जाएंगे। आ जाओ, सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, सिंपल क्यूबॉइडल की बात करते हैं तो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एनसीईआरटी ने नहीं किया पर मैं कर देता हूं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। नॉर्मल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। अब सिलेटेड वाला मैं डिलीट कर दिया क्योंकि उसका भी एमबीबीएस नहीं पढ़ोगे, यहाँ क्यों बताऊंगा मैं अभी, ठीक है? हाँ, अब थोड़ा सा मैं चीजें कंसाइज की हैं पहले से, अब नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, नॉलेज के हिसाब से नहीं, ठीक है? तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या कितने टाइप के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? नॉर्मल, बार बार सिंपल नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। अगर मैं नॉर्मल क्यूबॉइडल की बात करता हूं तो नॉर्मल क्यूबॉइडल समझते हो? जिनकी फ्री सरफेस पर कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होते, फ्री सरफेस एकदम प्लेन होती है, फ्री सरफेस एकदम प्लेन होती है, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा। लग रहा है क्यूब जैसा? न्यूक्लियस सेंटर में होगा, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं होगा। ये नॉर्मल क्यूबॉइडल है। बस एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको सबके। अगर मैं नॉर्मल क्यूबॉइडल के एग्जांपल पूछूं तो देखो, ध्यान से देखो, अभी करा के चुका हूं। हार्मोन कराए थे, याद हो? थायराइड के फॉलिकल्स, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, याद आ गया? अभी गुनेट्स कराने वाला हूं, टेस्टिस ओवरी। तो टेस्टिस ओवरी की जर्मिनल लेयर होती है, किससे मिलकर बनी थी? सिंपल क्यूबॉइडल। जितनी भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, उनकी जो स्मॉल डक्ट होती हैं, स्मॉल डक्ट, उसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। जो बड़ी बड़ी डक्ट होती है उसमें कंपाउंड क्यूबॉइडल होते हैं, होते क्यूबॉइडल ही है, पर वहां मल्टीलेयर क्यूबॉइडल होंगे और छोटी छोटी डक्टों में सिंगल लेयर क्यूबॉइडल होंगे। तुम समझ रहे हो ना? अभी मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, उसमें नेफ्रॉन बताए थे, तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मोस्टली तो क्यूबॉइडल से ही मिलके बना था। बस वुमेन्स कैप्सूल में स्क्वैमस थे, ठीक है, और डिसेंडिंग या थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में स्क्वैमस थे, बाद बाकी तो क्यूबॉइडल ही थे। बट पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल थे। कोई डाउट?
खत्म है एग्जांपल सारे के सारे, ठीक है। तो इसका तो एक ही एग्जांपल ध्यान रखना है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, क्या बेटा ना, क्या काम करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। इसके एग्जांपल में क्या क्या याद रखना है आपको, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब उसमें चाहो तो थोड़ा याद रख लेना क्या क्या, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, तो पीसीटी के अंदर ये आ गए, कोई डाउट। अगला क्या याद रखोगे, ठीक है, जर्मिनल, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स, मतलब टेस्टिस एंड ओवरी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे स्मॉल डक्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन पूछेंगे, स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, याद रहेगा। चार ही एग्जांपल कराऊंगा, चार उधर चार इधर, ठीक है। एक और याद रखना है आपको, थायराइड, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, कुछ है यार, कुछ भी नहीं, ये सब पढ़ चुके हैं अभी हम लोग, समझ रहे हो, अभी तो पढ़े हैं सारे के सारे, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड खत्म। बताएंगे गोनैड्स के अंदर जो जर्म सेल बनाती है वो जर्मिनल एपिथेलियम है, समझ रहे हो। बस ओवरी के केस में, ओवरी के केस में थोड़ा मिसकंसेप्शन था, साइंटिस्टों को लगता था ये लेयर जो ओवरी के बाहर है, नाम तो जर्मिनल एपिथेलियम है, बट वो ओवा बनाती है, पर फीमेल में ओवा जन्म से पहले यूट्रस में ही बन जाते हैं स्टेम सेल की हेल्प से, पर लोग माना करते थे इससे बनते हैं, बाद में समझ में आया इससे नहीं बनते, पर नाम उसका आज भी जर्मिनल एपिथेलियम ही है, समझियो। हाँ, पर मेल के केस में टेस्टिस में सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियल टिश्यू टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, जो कंटिन्यू स्पर्म सेल या कह सकते हो स्पर्मेटोगोनिया बनाने का काम करते हैं, हमेशा माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। अब तू कुछ कह रही थी बेटा, क्या, टेसिलेटेड, पेवमेंट को ही टेसिलेटेड कहते हैं, पर पेवमेंट में कहीं कहीं आपको वेवी वेरिएंस दिखे तो उसको टेसिलेटेड, अब मैंने कटवा दिया है टेसिलेटेड, ठीक है। अब मैं वो चीजें नहीं लिखा रहा जो इररिलेवेंट है, ठीक है, अब क्योंकि चीजें थोड़ा डायरेक्शन में जा रही हैं, अब हमें अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ज्ञान, मैं आपको ज्ञान वहां मिलेगा सारा एमबीबीएस में, पहले वहां पहुंच जाओ ज्ञान तो मिल ही जाएगा, अपने आप कर ही लोगे, समझ रहे हो। तो कल ही 3 बच्चों का मैसेज आया है, कल का ही मैं दिखा रहा हूँ, ज्यादा कल परसों नहीं, कल और परसों 2 दिन के अंदर। एक बच्ची को मौलाना आजाद मिल गया, ठीक है, एक को वर्धमान मिल गया, ठीक है, क्या बेटा, एक को दिल्ली एम्स मिल गया, ठीक है, तुम्हें कैसे पता, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये 2-3 दिन के अंदर ही बच्चों के कंटिन्यू मैसेज है ना, अब जैसे अलॉट होते जा रहे हैं बच्चों के, एक के 7 6 6 8 हैं, ठीक है, उस बच्ची को तो ये मिला, अब 6 6 8 पे कैसे मिल गया मुझे नहीं, सॉरी 6 9 8 पे तो ये मिल गया, क्या नाम है, मौलाना आजाद। अब कैसे मिला मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, शायद कोई कैटेगरी होगी क्या है, पर मिल गया, वो दिल्ली का डोमिसाइल होगा उसके पास, ठीक है। एक के 710 है, एक के 712 है, समझ रहे हो ना। हाँ, कुछ वो कैटेगरी लगा के मिला है कुछ ना कुछ, क्योंकि एम्स भी इतने आसानी से नहीं मिलता है, समझ रहे हो, इतने पे तो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ है चक्कर उसमें, या फिजिकल का होगा, उसमें पूरी बात नहीं लिखी है, बट इतना मिल गया, पर ये भी ठीक है। 710 712 ये दिल्ली का डोमिसाइल भी होगा इनके पास, तभी कि कुछ चीजें होती हैं, और लक भी होता है यार, ठीक है, लक भी काम करता है, तभी कहता हूं मैं, क्यों ब्लेसिंग की कहता हूँ, ब्लेसिंग लेते रहो अपने मम्मा पापा की, अपने जो बड़े जनों की, ये ब्लेसिंग काम करती है, ये एनर्जी है यार, ये पुश करती है, जब तुम कहीं ना कहीं मेहनत से यहां तक पहुंच गए, और कहीं समझ रहे हो ना, कहीं कुछ हिंडरेंस आ रही है, तो ब्लेसिंग पुश करके तुम्हें वहां पहुंचा देती है, मतलब है ये चीज है यार, मैं मानता हूँ इस चीज को, ठीक है। चलो ये तक हो गया, आगे बढ़ रहा हूँ, अरे यार अब बात करेंगे सिंपल क्यूबिटल का, सिंपल कॉल्यूमनार, नहीं आई क्या,
सिंपल कॉल्यूमनार। अब कॉल्यूमनार की बात करते हैं, थोड़ा कॉलम शेप होते हैं। कैसे होते हैं? कॉलम शेप। नंबर थर्ड, सिंपल कॉल्यूमनार। कॉलम शेप, ठीक है। पॉडकास्ट इकट्ठे करते जाना, उनके लिंक कहीं बना करके। जब भी तुम ट्रेवल करो, जब भी तुम रिवीजन करना हो, जब भी तुम टहल रहे हो, समझ रहे हो, पॉडकास्ट की लीड लगा के एक बार सुन लिया करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे सारा ही मैं पूरा बायोलॉजी का मतलब जियोलॉजी का पूरा पॉडकास्ट सुना दूं। धीरे 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 पूरा कर दूंगा मैं, ठीक है। हर हफ्ते। क्या चीज? अभी भी क्या करते हो? रिवीजन। हाँ, रिवीजन के टाइम पर मतलब जो भी टाइम तुम्हें लगता है सर ने टहलने के लिए बोला है, टहलना तो है 20 मिनट, इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं, लीड लगा के टहल रहे हैं, रिवीजन मार लिया, ठीक है। हॉस्टल जा रहे हैं क्या बेटा? इस पे ये क्या होता है? यहां आ जाओ, सिंपल। अब सुनो, अगर मैं कॉलीमनार की बात करता हूं ना, कॉलीमनार के कुछ फीचर्स हैं। अच्छा, एक फंक्शन इसका भी लिखना भूल गया। सिंपल क्यूबिडल का एक फंक्शन एनसीईआरटी का यहां लिख लो। क्या फंक्शन है? सिंपल सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले का क्या होता था? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। याद रखोगे? ये एनसीईआरटी की लाइन लिखा रहा हूं, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सब पूछने वाला हूं अभी मैं, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी ग्लैंड की जब भी बात करूंगा तो वो ग्लैंड को कौन बनाएगा? जो सीक्रेशन करता है। और सीक्रेशन कौन करता है? या तो क्यूबिडल करता है या कॉल्यूमनार। ठीक है, इनका भी काम क्या होगा? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस कैसा होता है इनका? ओवल शेप। ओवल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर द बेस। प्रेजेंट नियर द बेस। ये मैं डायग्राम में थोड़ा समझा दूंगा कैसे होता है, ठीक है। और एक खास टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, गोबलेट सेल, जो म्यूकस को रिलीज करती हैं। ओनली और ओनली, ओनली और ओनली कॉल्यूमनार में ही होती हैं। अरे कॉल्यू डबल एल नहीं आएगा, सिंगल एल आएगा इसमें। सिंपल, सिंपल कॉल्यूमनार, ठीक है। हाँ, अभी क्या बताया था मैंने यहाँ पर? कॉल्यूमनार की बात करते हैं, खास टाइप के सेल होते हैं, गोबलेट सेल, ओनली प्रेजेंट इन कॉल्यूमनार। गोबलेट सेल्स ओनली, ओनली प्रेजेंट इन कॉल्यूमनार। ओनली कॉल्यूमनार में ही देखने को मिलते हैं और कहीं देखने को नहीं मिलते। इनको क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में। पहले 4 में किया था, अब 3 में ही रखो, 3 ही बहुत है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। एक सिंपल नॉर्मल कॉल्यूमनार, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनार, सिलिएटेड कॉल्यूमनार। अब काइनोस्टीरियो की बात नहीं करेंगे, ओनली सिलिया की बात करेंगे। सिलिया में भी एग्जांपल एनसीईआरटी को उठाएंगे, ठीक है। तो 3 कॉल्यूमनार ध्यान रखने हैं आपको। पहला ध्यान रखना है आपको नॉर्मल कॉल्यूमनार, नॉर्मल कॉल्यूमनार। दूसरे ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार। तीसरे ध्यान रखने हैं आपको सिलिएटेड कॉल्यूमनार, सिलिएटेड कॉल्यूमनार, सिलिएटेड कॉल्यूमनार। अगर मैं नॉर्मल कॉल्यूमनार की बात करता हूं तो कॉलम शेप तो समझ में आई गया ना? कॉलम की तो समझ में आया, कोई डाउट है ही नहीं। कॉलम शेप होंगे ऐसे ऐसे।
अंतर क्या है इनके अंदर, बस इतना अंतर है, इनकी फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं होगा। न्यूक्लियस हमेशा नियर द बेस, नियर द बेस, ठीक है। ब्रश बॉर्डर में न्यूक्लियस तो बेस के पास होगा, पर इसकी फ्री सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, इसलिए ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस बन जाती है। यहां फ्री सरफेस पर सीलिया देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सीलिया, 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 सीलिया। मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, पर एनसीईआरटी ने नॉन मोटाइल की बात नहीं की, सिर्फ सीलिया की बात की है, और एग्जाम्पल मोटाइल वाले ही दिए हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के आपको कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस ओवल शेप है, नियर द बेस है। अब एग्जाम्पल आपको याद रखने, आंखें बंद करके इसका एक ही एग्जाम्पल याद रखना। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स मिलती हैं वो अक्सर कर किससे मिलकर बनी होती है, नॉर्मल कोल्यूमनार ग्लैंड्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, समझ रहे हो, जीआईटी। जीआईटी की जो ग्लैंड्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, नॉर्मल कोल्यूमनार। ग्लैंड्स ऑफ जी आई टी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब इसका एक ही एग्जांपल याद रखो, ट्रैक, जीआईटी ट्रैक देखा होगा ना, खाना खाते हैं तो खाने का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहां से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन टोटली इंटरनली लाइंड होती है ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू से, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस नहीं आती, समझ रहे हो। स्टमक में ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस आती है, पर स्टमक के अंदर ये एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, तो फोल्डिंग होती है, रूगे, जो मैंने पढ़ा ही नहीं है, नहीं तो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इन्होंने हटा क्यों दिया समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये कहां देखने को मिलेंगे, ट्रैक्ट ऑफ जी आई टी, उसमें ब्रैकेट में लिख रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल, इसके लिए फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होती है, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, आई आई, ठीक है। इसके एग्जांपल सिंपल है, ये सब सीलिया हैं, ठीक है। सीलिया के अंदर तो जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए हैं, एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल की डिस्कशन की है वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या तो मैंने सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बताए थे, हाँ या ना, और मैंने ग्लैंड और लिखा है, ध्यान से देखोगे, म्यूकस को रिलीज करने वाले ग्लैंड, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल यहां देखने को मिल जाते हैं कॉल्यूमिनार के अंदर, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल क्या रिलीज करते हैं ये गोबलेट सेल, म्यूकस। ये गोबलेट सेल यहां पर भी कहीं भी हो सकते हैं, मतलब गोबलेट सेल क्या रिलीज करेंगे, म्यूकस। गोबलेट सेल ओनली प्रेजेंट इन कॉल्यूमिनार, और कहीं नहीं होते, सेल के अंदर सेल है, ठीक है। तो सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल में 3 तो तुम याद रखो ही लो, ठीक है। एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक फैलोपियन ट्यूब, ये मैं पढ़ाऊंगा, एक एपिडिडाइमिस, एपी, तो ये पढ़ाऊंगा आगे मैं, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, वास, ये एग्जांपल में एनसीईआरटी 2 दे रखे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब। एक एपिडाइमिस वास डिफरेंस एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन में पढ़ाती है, तो वहां एक लाइन को मुझे समझाना होता है, तब मैं इसको कोरिलेट करूंगा, लिखना जरूरी है, यहाँ पर 3 एग्जांपल सफिशिएंट है। तो भाई अब पूछने की बारी आने वाली है, गोबलेट सेल म्यूकस रिलीज करते हैं, लिखा था ना मैंने, क्या बेटा, क्या
ना ना, कहीं भी हो सकते हैं, कोल्यू मीनार में होंगे, यहाँ भी बना देता हूँ भाई ले, ठीक, कहीं भी हो सकते हैं, लिखा दे कहाँ होते हैं भाई, कोल्यू मीनार में होते हैं, जरूरी सिलेटेड में हो, हमारी गट में भी तो होते हैं जहाँ ब्रश बोर्ड अपीयरेंस होती है, नॉर्मल कोल्यू मीनार में भी हो सकते हैं, ठीक है। पर अक्सर कर ये होते दो जगह इंपोर्टेंस ज्यादा है, रेयर केस में आपको नॉर्मल में देखने को मिलेंगे, रेयर केस में अक्सर कर दो जगह ज्यादा देखने को मिलते हैं, ब्रश वाटर के अंदर और यहाँ पर, ठीक है। पर नोज की ऐसे बात आती है, नोज, तो नोज में ना तो ब्रश बॉर्डर है ना कुछ है, तो यहाँ नॉर्मल मिल जाते हैं, पर वो स्पेसिफिक ऑर्गन में मिलेंगे, सेंसरी ऑर्गन में, मोस्टली बॉडी के अंदर ये दो जगह मेन है। हाँ, यहां तक समझ में आया? चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सिंपल तीनों हो गए, अब आ जाएंगे हम ग्लैंड्स, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो दो आपको ध्यान रखने हैं, देखो स्क्वेमस कभी भी ग्लैंड को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, समझ रहे हो? ग्लैंड को बनाने, अब तुझसे पूछूंगा आज मैं, ठीक है, एक्टिव रहे एकदम, पूरे दिमाग में धुरा लेना पूरा पूरा, ठीक है। अभी सबसे पूछने वाला हूँ, एक इधर से एक पीछे से, एक इधर से एक पीछे से, एक इधर से एक पीछे से, ठीक है। हाँ, एक आगे से पीछे, गर्ल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, बच्चे भी पीछे, बॉयज भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तीनों रूप से, तैयार है ना भाई? और बात बाकी के सुन लेना, सुनते ही याद हो जाएगा जो बच्चे जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो भाई अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लैंड्स। क्या स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से ग्लैंड्स बनते हैं? ऑलवेज क्यूबेडल एंड कॉल्यूमनार। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, क्या है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू? इट इज अ मॉडिफाइड, एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, ये क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड मॉडिफाइड simple cuboidal and simple cuboidal and simple columnar। सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉल्यूमिनार का मॉडिफिकेशन है कौन? ग्लैंड्स। ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड सिंपल क्यूबोइडल या मॉडिफाइड सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू है। सिंपल स्क्वेमस कभी भी ग्लैंड को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड की बात करूंगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है? सिंपल क्यूबोइडल एंड सिंपल कॉल्यूमिनार, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात कर लेता हूं मैं, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इनका क्लासिफिकेशन दो बेस पर कर सकते हो, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ सेल के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। दीज आर टू टाइप, भाई एक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनी समझते हो, यूनी मतलब सिंगल सेल, मल्टी सेल मतलब मल्टी, समझ में आ गया? तो यूनी सेलुलर का एक ही एग्जांपल तुम्हें ध्यान रखना है, क्या? गॉबलेट सेल्स, एक और याद रख लो, पेनिस सेल। ये पहले डाइजेशन में पढ़ाता था, चलो कोई दिक्कत नहीं, दो ही एग्जांपल आप बच्चों को कराए जाते हैं। ये लाइसोजाइम रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया मारने के लिए, ठीक है। तो गोबलेट सेल क्या रिलीज करते हैं? रिलीज म्यूकस। ये क्या रिलीज करते हैं? रिलीज लाइसोजाइम।
ये दो ही एग्जांपल हैं जो यूनिसेलुलर के हैं, ठीक है। यूनि मतलब एक सेल से मिलके बने हुए, और यहां पूछेगा यूनिसेलुलर कौन से हैं, तो आप समझ गए ये वाले यूनिसेलुलर है। यूनी सेलुलर। ये डायग्राम किसका बना हुआ है, मल्टी सेलुलर। जब भी आपसे पूछेगा मल्टी सेलुलर का डायग्राम कौन सा है, यूनि का डायग्राम कौन सा है, पहचान जाना आप, ठीक है। अरे कोई नहीं। अगर मल्टी सेलुलर की बात करता हूं तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, इनको याद रखो, इनको छोड़ के ऑल आर मल्टी सेलुलर। नहीं आई, क्या लिखा हूं मैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, ऑल एक्सेप्ट दीज टू। नहीं आया क्या, सारे के सारे, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं एग्जाम्पल लिखाता डोलूंगा कि भाई क्या नाम है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, टीयर्स ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सीबेसियस ग्लैंड्स, नहीं है क्या, स्वेट ग्लैंड्स। हाँ, ओरिजिन को काउंट ही नहीं किया ना, तभी तो। यस, एक ही ग्लैंड दो टाइप की ओरिजिन भी रखती है, जैसे पिट्यूटरी, उसका एंट्री लुक का ओरिजिन अलग है, पोस्टीरियर लुक का ओरिजिन अलग है। बहुत सारे, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, मेसोडर्मल ओरिजिन भी है, एक्टोडर्मल ओरिजिन भी है। यस, एपिथेलियल का ओरिजिन तीनों टाइप से हो सकता है। अगर कोई ऑर्गन है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, तो क्योंकि वहां पे एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्मल है। कहीं जैसे गट है, गट में भी तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, पर गट का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीनों से हो सकता है। कनेक्टिव का सिर्फ मीजो है, और मस्कुलर का सिर्फ मीजो है, और क्या बचा, नर्वस का एक्टो है, समझ रहे हो ना। पर एपिथेलियल का तीनों टाइप से हो सकता है। यस, ऑल ग्लैंड्स एक्सेप्ट गोबलेट सेल। पर यहाँ ओरिजिन के बेस पर नहीं किया मैंने, ओरिजिन तो नाम ही नहीं लिया, इसीलिए पहले लिखाया कि टिश्यू वो है जो फंक्शन में सिमिलर हो, फंक्शन सिमिलर करते हो, समझ रहे हो ना, और एक जैसे हो, स्ट्रक्चर में एक जैसे हो, फंक्शन में एक जैसे हो, वो है। पेनिस सेल डाइजेस्टिव ट्रैक में, अभी हमने डाइजेशन पढ़ाया नहीं ना आपको, ये तो ये पहले ही आप जानते होते, ठीक है। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें लाइसोजाइम निकलते हैं, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस। जो आप चाउमीन समोसा खाते हो ना, उसमें बैक्टीरिया होंगे, उसको मारने का काम कर लेते हैं, समझे। लाइसोजाइम गोलगप्पा में नहीं होते हैं। गोलगप्पा मतलब मैं बता रहा हूँ, गोलगप्पा में इतना मिर्चा पानी होता है, समोसा अगर तुम ताजा सिकता हुआ खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। हाँ, ताजा सिका हुआ रखा हुआ खाओगे तो गड़बड़ है, समझ में आया। गोलगप्पा का पानी तो इतना मिर्च झोंकता है ना, बैक्टीरिया भी तड़प तड़प के मरेगा उसमें, समझ में आया। बहुत, बस उसमें और चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, ये हो सकता है, समझ रहे हो ना, ये तो होता ही होता है बेटा। मतलब ये हालत देखा है मैंने, जो खिलाते हैं ना, वो गर्मी पड़ रही है, ये अरे दो लोग आए, बस ने ये हाथ किया, घुमा के चालू कर दिया। मतलब मतलब क्या क्या करते हैं तुम सोच नहीं सकते हो, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, सोच लेना। क्या, वो तो खिलाने के लिए करते हैं, टोपी पहन लेंगे, गिलास पहन लेंगे, जब पानी बनता है ना। हाँ, किसी हाइजेनिक कंडीशन पे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कहता हूं खा लिया करो कभी कभी, पेट को थोड़ा सा हाथ डाल दो उस चीज की भी, ठीक है। पर पहली प्रायोरिटी तो रखो कि अच्छी जगह, समझ रहे हो ना। पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हो गया ये। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट। ये भी आप करा चुका हूं आपको मैं। ऑन द बेसिस ऑफ presence and absence of duct। डक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर भी आप ग्लैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे जिनमें डक्ट होती है, क्या बोलोगे इनको, एक्सोक्राइनल
एंडोक्राइन जिनमें डक्ट नहीं होती, एंडोक्राइन जो दोनों टाइप का नेचर रखती है, हेटेरोक्राइन। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको अभी, ठीक है, बस एग्जांपल याद रख लेना इसके। एक्सो, अभी हमने कहा पढ़ा है इसको, हार्मोन में, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या रिलीज करती है, हार्मोन्स। तो ट्रिक उल्टा याद रखना, हेटेरोक्राइन जो दोनों टाइप का नेचर रखती है, ठीक है, बोथ एक्सो भी है और साथ में एंडो भी है, तो वो हेटेरो हो गई। इसके एग्जांपल आपके गिने चुने, जैसे पेनक्रियाज, जैसे टेस्टिस, जैसे ओवरी। याद आया? बस 3 एग्जांपल। इनमें किसी को डाउट है? पेनक्रियास के अंदर एक्सोक्राइन पार्ट डाइजेशन में पढ़ते हो आप। एंडोक्राइन पार्ट जैसा अभी मैं पढ़ा के चुका हूं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने टाइप के सेल्स थे? 3 टाइप के, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है। गोनेट्स की बात करते हैं, टेस्टिस हार्मोन रिलीज करते हैं, और टेस्टिस साथ में गैमीट भी रिलीज करते हैं डक की हेल्प से। ओवरी आप जानते हो हार्मोन रिलीज करते हैं, पर ओवरी साथ साथ में ओवा भी रिलीज करते हैं डक की हेल्प से। समझ लेना मेरी बात। तो अब ये तो समझ में आ गया। अब इसमें रट्टा ही नहीं मारना है। ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? हॉर्मोन्स। ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स। तो एक एक ग्लैंड का नाम लिखाना बेवकूफी है, समझ रहे हो ना मेरी बात? इतना समझ में आ गया? कोई ग्लैंड अगर हार्मोन रिलीज कर रही है वो तुम पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ चुके हो, चैप्टर में पढ़ चुके हो, ऑल आर एंडोक्राइन। अब याद क्या रखना है? बस ये याद रखना है, ये भी याद नहीं रखना, दो याद है, इसके वाला बची हुई सारी सारी क्या है? एक्सोक्राइन। एक्सो मतलब बाहर, यहाँ पर डक्ट क्या होती है? प्रेजेंट। डक्ट क्या होगी? प्रेजेंट। जबकि एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होती, यहाँ डक्ट क्या होती है? एब्सेंट। डक्ट एब्सेंट, अपने सीक्रेशन को बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं। समझ गए ना मेरी बात? अब जैसे यहां पर क्या क्या आ जाएगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा? मेमोरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा? स्वेट ग्लैंड आ जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड क्या होते हैं? गोबलेट सेल। इनके पास डक्ट नहीं होते, पर फिर भी किसमें काउंट करते हैं इनको? एक्सोक्राइन, क्योंकि एक्सोक्राइन अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट डायरेक्ट टारगेट के ऊपर रिलीज करते हैं। तो म्यूकस ग्लैंड भी अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट टारगेट के ऊपर रिलीज करते हैं, समझ रहे हो? तो इस वजह से इनको किसमें काउंट किया हमने? एक्सोक्राइन के अंदर, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, डक्ट नहीं होता इनके पास, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, मेमोरी, स्वेट, ठीक है, म्यूकस एटसेट्रा कर देता हूँ, ईटीसी, मतलब इनको छोड़ करके सब सारे के सारे, ठीक है। इसके अंदर बेटा ना, गोबलेट सेल में डक्ट कहाँ होती है भाई? अभी डायग्राम दिखाया था मैंने, ये गोबलेट सेल का डायग्राम है। ये क्या है? गोबलेट सेल। क्या रिलीज कर रहे हैं? म्यूकस। कहीं डक्ट नजर आ रही है आपको इसके अंदर? नहीं, पर अपने म्यूकस को डायरेक्ट टारगेट के ऊपर रिलीज कर रहे हैं, सो इट इज इंक्लूड इन एक्सोक्राइन। समझ रहे हो ना मेरी बात? है? नहीं, दो कंडीशन दो हैं इसके लिए। पहली कंडीशन डक्ट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन रिलीज सिक्रेटरी सब्सटेंस ऑन टारगेट, ठीक है, तो टारगेट पर रिलीज कर रहे हैं। हाँ हाँ, सलाइवरी भी लिख दो, एटसेट्रा कर दिया मैंने सब आगे इसमें। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, तो सलाइवरी डाइजेस्टिव में इंक्लूड हो गया वैसे तो, ठीक है, तूने बोला तो तेरी इच्छा के लिए लिख दिया मैंने। हो गया? हो गया ना? बस इतना ही, जितना मैं लिख रहा हूँ इतना भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना तो कंसेप्ट बताने के लिए बनाना पड़ेगा ना। अब हम सीधे आ रहे हैं किसके ऊपर? कंपाउंड।
कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर। मल्टी लेयर की जब भी बात करेंगे तो समझना क्या काम करेंगे, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। नहीं आया क्या, समझ रहे हो? हाँ, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। अब यहां पर कुछ मल्टीलेयर ऐसे भी हैं जो स्ट्रेचेबल नेचर के हैं, खिंच रहे हैं रबड़ की तरह। नहीं आया क्या, जो कहां देखने को मिलते हैं, आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर। कहां मिलते हैं, यूरिनरी सिस्टम के अंदर। इनका एक स्पेशल नाम भी होता है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेचेबल नेचर के होते हैं। हाँ बेटा, क्या, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है? कैसी बात करता है तू, यही है कहीं और है? चल कोई नहीं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा। नहीं आया क्या, पहले तो सलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव में आ गए सारे के सारे, ठीक है। टीयर्स ग्लैंड भी होते हैं, आंसू रिलीज करते हैं, समझ रहे हो? एटसेट्रा का मतलब है बचे हुए सारे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें नहीं आता इसके अलावा वो सबके सब क्या है, एक्सोक्राइन। समझ गया ना मेरी बात, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर। काम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। अच्छा, ये दो टाइप के हो गए, एक तो स्ट्रेचेबल हो गए जिनको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं, जो कहां मिलते हैं, यूरिनरी सिस्टम में, सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम। क्या बोलते हैं इनको, यूरोथीलियम, क्योंकि कहां प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी सिस्टम के अंदर। क्लियर है बिल्कुल। चलो एक पार्ट हमने अलग कर दिया, गिने चुने। कहां मिलेंगे, यूरिटर, ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। हाँ कहते हो, यूरिटर, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। डिस्टल यूरेथ्रा में नहीं होते। समझ गए ना, एक एग्जांपल। अब सारा खेल किसका है यहां पर, याद रखना है आपको, जो नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल नहीं है, इसको स्ट्रेटिफाइड बोल सकते हो, स्ट्रेटिफाइड। उसको आप ट्रांजिशनल बोल सकते हो, उसको स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड माने वैसे मल्टी ही होता है, ठीक है, समझना। नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं। अब यहां थोड़ा सा वेरिएशन है या क्लासिफिकेशन है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार। उसमें भी स्क्वेमस में भी दो टाइप के हो सकते हैं। ऐसे स्क्वेमस जिनमें क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन है, स्किन क्रेटिन पोजिशन, हेयर क्रेटिन पोजिशन, नेल्स क्रेटिन पोजिशन, सीइंग क्रेटिन पोजिशन, प्रोटीन। अदर एनिमल बात करते हैं, ठीक है। पैरों के अंदर क्या होते हैं, खुर। हाँ खुर, चल ठीक है, खुर ही सही, या समझ में आ गया, खुर। समझ रहे हो, हाँ। जो एनिमल्स के खुर होते हैं, खुर, खुर नहीं जानते, अरे घोड़े के नाल लगाते हैं। हाँ समझ रहे हो ना, हाँ समझ गए ना। मतलब अदर एनिमल में जैसे फेदर होते हैं, पंख होते हैं, सब क्रेटिन प्रोटीन होते हैं सारे के सारे। नहीं आया क्या? पर ह्यूमन की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर तो वही नेल, स्किन और हेयर, बस। नहीं आया क्या? ये क्या, क्रेटिनाइज। तो अगर क्रेटिन प्रोटीन का धीरे धीरे डिपोजिशन बढ़ जाता है तो वो बिल्कुल डेड लेयर बन जाती है। नेचर ने क्यों बनाया ऐसा? क्योंकि क्रेटिन प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल होती है, बाद बाकी प्रोटीन वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं, होते हैं। नहीं आया क्या? इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य समुद्र में नहाने गया और घुल गया क्या, तो वही घुल ना जाए। कैसा बनाया इसको, क्रेटिनाइज बनाया। समझ रहे? ये कारण नहीं है, इस कारण क्या है कि डेड प्रोटीन होती है, जिससे कि बाहर एटमॉस्फेयर में ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, तो डेड प्रोटीन पे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। नहीं आया क्या? नहीं तो आपके आसपास इतना सारा, अगर तुम माइक्रोस्कोप तुम्हारी आंखों में लगा दिया जाए और तुम दुनिया देखो तो तुम डर जाओगे, मैं कहां पर हूं, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। नहीं आया क्या? तुम्हारे केस में भी बात चल रही है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात? इतना बैक्टीरिया है, तुम एक दूसरे से नफरत करने लगोगे, वो तेरे बालों में इतने सारे बैक्टीरिया, तेरे चेहरे पे इतने सारे बैक्टीरिया, ये करोगे, भागोगे तुम जो खाओगे, दही में नाचते हुए नजर आएंगे। समझ रहे हो ना, घूमेंगे, भागेंगे इस तरीके से। तुम जहां देखोगे वहां तुम समझ, बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। समझ में आया नहीं आया? ये रियलिटी है। ढेर सारा, तभी तो कहते हैं जो इंसान जलने से मरता है ना, वो जलने से नहीं मरता, क्योंकि आपकी डेड लेयर खत्म हो जाती है तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन होता है, जो हाईली ड्रग रेजिस्टेंट होता है, पायोजेनिक होता है, पस फॉर्मिंग, उसकी वजह से डेथ होती है हमेशा, ठीक है। जलने से नहीं होती, क्योंकि प्रोटेक्टिंग लेयर आपकी हट गई, समझ रहे, उसकी वजह से दिक्कत आती है। अरे आई या नहीं आई? तो इनको क्लासिफाई कर रहा हूं बेटा दो पार्ट के अंदर, किस किस के अंदर, कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर, मल्टी लेयर। मल्टी लेयर क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन। या तो इनको आप क्या बोल सकते हो,
स्ट्रेचेबल या नॉन स्ट्रेचेबल, बस यही करा के छोड़ दूंगा, तो टेंशन मत करो, ये इतना ही करा के छोड़ दूंगा, तो ये वाला पूरा करा के छोड़ दूंगा। स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। पर कल कमर कस के आना भाई, मैं एक दिन छोड़ के अगर दे रहा हूं तो समझ लो कल पनिशमेंट भी दे दूंगा मैं। आते ही किसी भी बच्चे से, कोने में दोनों, आते ही पूछ लूंगा मैं। अब तुम चाहे जाते हुए याद करना, आते हुए याद करना, एक दूसरे को पूछ पूछ के याद करना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, पर यहाँ अंदर एंटर करोगे, याद करके करोगे, समझा? तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा, टेंशन मत कर कल, ठीक है? स्ट्रेचेबल नॉन स्ट्रेचेबल याद करके आएगा तो कोई बात नहीं है। अगर स्ट्रेचेबल की बात करते हैं तो स्ट्रेचेबल को हम क्या बोलेंगे जरा बताओ? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। कहां मिलते हैं? यूरिनरी सिस्टम में, सो इट्स कॉल्ड यूरोथीलियम। कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम, प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम। जैसे पेल्विस, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। नहीं आया क्या? ये तो किडनी के पार्ट आप जानते हो ना, पेल्विस क्या होता है, यूरिटर क्या होता है, पता है या नहीं पता? डायग्राम बनाने की जरूरत है तो बता दो, बता 2 मिनट में बना दूंगा यहाँ पर। आई या नहीं आई? ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम था, कैसा नजर आ रहा है? मल्टी या सिंगल? मल्टी, मल्टी लेयर सेल्स, ठीक है? ध्यान रखना, मल्टी लेयर में हमेशा बेस पर, बेस पर, बेस पर क्यूबॉइडल हो सकते हैं, या कॉल्यू मनार, या क्यूबॉइडल। और अपर सरफेस पर हमेशा स्क्वेमस होंगे, ऑलवेज। ऐसा नहीं होगा कि नीचे स्क्वेमस हो ऊपर क्यूबॉइडल हो, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया? क्या चीज? यूरोथीलियम का मतलब है यूरिनरी सिस्टम में मिल रही है। ट्रांजिशन का मतलब है स्ट्रेचेबल है ना? यूरोथीलियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं, सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम। थीलिया मतलब समझ में आ गया ना? हाँ, लेयर ग्रोथ, ठीक है? हाँ, जोर से बोल। अरे जब तू बिल्डिंग बनाएगा, नीचे छोटी ईंटें और उसके ऊपर पत्थर रखेगा क्या? पहले बेस मजबूत बनाएगा तब ईंटें लगाएगा उसके ऊपर भाई। समझ रहे? नेचर ने भी सोच समझ के बॉडी बनाई है, ऐसे थोड़ी ना बना दी है। नहीं आई क्या? आई या नहीं आई? अब इसको मैं अगली स्लाइड में अभी बता के छोड़ूंगा, ये पूरा करा के छोड़ूंगा, इसके एग्जांपल दिखाने हैं बस मुझे। क्या हो गया? खत्म। अब आ जाओ लास्ट, नॉन स्ट्रेचेबल। क्या क्या हो गया? हे जोर से चुप रहो एकदम। तुमने लिखा? तुम लोग क्या कर रहे हो? लिख के दिखा दो उसको। क्या यार, यहां आ जाओ। हाँ बेटा, नॉन स्ट्रेचेबल। रुक जा भी। नॉन स्ट्रेचेबल क्या होंगे बेटा, क्या बोलेंगे इनको? ना, स्ट्रेटिफाइड। बस क्या याद रखना है स्ट्रेटिफाइड के अंदर कि भाई
ये 3 टाइप से हो सकते हैं। कैसे कैसे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार। जैसे लास्ट स्लाइड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार। आई या नहीं आई? देखो एग्जाम्पल भी जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ इसके पूछे जाते हैं, स्क्वैमस के। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो। क्योंकि स्क्वैमस को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज। क्योंकि इसमें 2 टाइप हो सकते हैं, क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज। यानी क्रेटिनाइज का मतलब है जिसमें क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया, नॉन क्रेटिनाइज का मतलब है क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं हुआ। तो इसमें एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, स्किन। हाँ नेल भी हो सकता है, हेयर, बस ह्यूमन के तो भी ह्यूमन ही तो पढ़ोगे ना, और नहीं ह्यूमन में नहीं होते। अब आ जाओ नॉन क्रेटिनाइज के, ये थोड़ा से पूछते हैं और तुम भूलोगे भी। ट्रिक मैं याद दिला दे रहा हूं, बकल कैविटी से स्टार्ट करो। बकल कैविटी मल्टी, ये बहुत अच्छी क्यों, पर बहुत क्वेश्चन आया है। इनर लेयर ऑफ चीक, ये कैसी होगी? मल्टी लेयर। भाई चाउमीन खाते एक आध लेयर हट जाती है ना, नहीं हटती है भाई? चाउमीन तेजाब होता है उसके अंदर, ऐसे डालते हैं लोग, समझ रहे हो? हाँ, क्या? मैगी का जो मसाला होता है खतरनाक होता है, उसमें डलता है। अजीनोमोटो तो सभी में डल रहा है आज की डेट में, ये लोग बहुत खतरनाक चीजें डाल रहे हैं। अब चलो खैर छोड़ो, समझ गए? फेरिंग्स, अपर ईसोफेगस, लोअर साइड में, फिर मिड कट आ गई, उसके अंदर नहीं, वो सिंगल लेयर है, एब्जॉर्प्शन होना है वहां से। फिर लास्ट के अंदर क्या आ गया? एनल कैनाल। एनल कैनाल, वहां भी मल्टी लेयर होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अगर ट्रैक की बात करते हैं तो फीमेल केस में वजाइनल ट्रैक, ठीक है। ये सब मल्टी लेयर है, तो इतने ही बस एग्जांपल याद रख लो, काम बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या बात की थी हमने? ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। फिर क्या गया? फेरिंग्स, ईसोफेगस और एनल कैनाल। हाँ एक वजह वैसा, बस इन पर क्वेश्चन बनते हैं। पर ये थोड़ा सा मैं ऐड कर दे रहा हूं क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था स्ट्रेटिफाइड क्यूबेडल और नॉर्मल क्यूबेडल, छोटी जितनी भी ग्लैंड्स की डक्ट होती है उसमें नॉर्मल क्यूबेडल, याद आया? जितनी बड़ी डक्ट होती है, लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, ऑलवेज स्ट्रेटिफाइड क्यूबेडल, लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जैसे पैनक्रियास, जैसे डक्ट ऑफ, ऐसे देखो लार्ज डक्ट ऑफ अच्छा स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार, वैसे तो क्वेश्चन इस पर कभी पूछा नहीं गया ना आएगा, ठीक है। चाहो तो चाहो तो चाहो तो कॉर्निया याद रख सकते हो, कॉर्निया याद रख सकते हो, कंजक्टिवा याद रख सकते हो। ये आईज में पढ़ाता था पहले मैं, अब वो भी हटा दिया इन्होंने सिलेबस से, ठीक है। नहीं तो उसको स्टार बना के छोड़ भी सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल जो चाहे तो उसको लिख ले, ठीक है। नहीं नहीं भरोसा है, जो मैं बोलूंगा उससे तो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ना जो लिंक्ड आउट ऑफ, जब भी कोई भी क्वेश्चन जाता है ना आउट जाता है, तो आउट एनसीईआरटी कंसेप्ट को छोड़ के नहीं जाएगा।
हाँ, कुछ चीज तुम्हें लगती है आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में लाइनें तुम ढूंढते हो, कभी भी लाइनों पे क्वेश्चन नहीं आते, उस कंसेप्ट रिलेटेड आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाएगा वो, समझ रहे हो ना मेरी बात? वो मतलब आउट भी जाने का तरीका है, और इस बार आउट जाएगा नहीं, क्योंकि वो क्लेम हो गया था, वो एक जो कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने नई और पुरानी एनसीईआरटी वाली बात कही थी, तो उसके बेस पर आउट जाएगा नहीं, और पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन देगा नहीं, तुम जीते हुए, क्योंकि भाई ये तो डिसीजन आ चुका है ना वाला वाला कोर्ट का। तो कई चीजें ऐसी हो गई इस बार। तुम एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो। अगर एनसीईआरटी में मैं ऑप्शनल क्वेश्चन दे देता हूँ, 5-6 दे दिए ऑप्शन, बताओ उसमें करेक्ट कितने इनकरेक्ट हैं, तुम, मैं 10 दे दूंगा, 10 में तुम 5 नहीं कर पाओगे, गारंटी में दे रहा हूँ, सारे एनसीईआरटी से होंगे। तो टफ कुछ नहीं होता है, तुम्हारा पढ़ने का तरीका कैसा है, ठीक है? टफ का तो ना एनसीईआरटी से बाहर आ जाएगा, आएगा एनसीईआरटी से, पर पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, समझ में आया? वो है सारा खेल, ठीक है? एसएसएम रीजन ज्यादा डाल दिए तो तुम्हारे टफ हो गया, स्टेटमेंट थोड़ा घुमा के डाल दिया एनसीईआरटी के लाने को, तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है, टफ आना अच्छी बात है, टफ आता है तो थोड़ी सी कट ऑफ रैंक ये देखनी पड़ती है, ठीक है? जो 720 में 720 की लाइन लगी हुई है, वो लाइनें तो नहीं लगेंगी कम से कम, इंडिया में कोई एक आध मारेगा या नहीं मारेगा, समझ रहे हो? 710 पे टॉप रैंक आ जाएगा, तो चीजें ठीक चलेंगी, समझ रहे हो ना? बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? एक्सेट्रा करता हूँ, ठीक है? यहां तक पूछूंगा कल मैं आपसे, कोई डाउट है आते ही पूछूंगा। अब ये जंक्शन कल करा दूंगा, ठीक है? जंक्शन कुछ है नहीं, 2 लाइन की जंक्शन है, यहां तक समझ में आ गया? नहीं, कल ही करूंगा। तुम 12:15 में तुम्हारी होती है ना, 15 मिनट तुम्हें पूरा दे रहा हूँ, आगे टीचर का टाइम ना जाए, ऐसा नहीं जाता कोई दूसरा टीचर मुझे गाली दे और यार सर ने टाइम ले लिया, तुम तो मानोगे नहीं, 10 मिनट का ब्रेक लोगे ही लोगे तुम, आदत खराब है, ठीक है? तो आप जा सकते हो, तुरंत दौड़ लो, ब्रेक किसको लेना है? अगला टीचर टाइम से स्टार्ट करेगा अपने। हाँ, क्या बेटा? यूरो स्यूडो, क्यों, कहां स्यूडो? कॉल्यूमिनार ही होते हैं, कहीं कहीं कॉल्यूमिनार जिगजैग हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस ऊपर नीचे आ जाता है, तो लग रहा है कि एक से ज्यादा लेयर हो गए स्ट्रेटिफाइड, पर एक्चुअल में सूडो स्ट्रेटिफाइड है, वो लेयर एक ही है, न्यूक्लियस का ऊपर नीचे क्रम हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉल्यूमिनार के साथ ही होते हैं वो। भाई जैसे ये पेनक्रियास की बड़ी डक्ट है, उसकी छोटी छोटी डक्ट ये निकल रही हैं, याद आया? बड़ी डक्ट के अंदर मल्टी लेयर क्यूबोइडल होंगे, छोटी डक्ट में सिंगल लेयर क्यूबोइडल होंगे, सिंपल। क्या बेटा? प्रोक्सिमल यूरेथ्रा, अरे प्रो मत नहीं हो, प्रो का मतलब प्रोक्सिमल है, प्रोक्सिमल का मतलब समीपस्थ होता है, प्रो मतलब प्रोक्सिमल ठीक है? मालूम पड़े तो कुछ कल बोलो प्रो यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा का ऊपर वाला भाग प्रोक्सिमल, नीचे वाला भाग डिस्टल, ठीक है भाई? चले जाओ आगे, कर लो।